सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और हुकूमत के मुताबिक इस वक्त तमाम माशी अशारिये बड़े मुस्बत सिमत की जानिब गामजन है और जो इकॉनमी है इस वक्त पाकिस्तान की आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब जा रही है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी भरपूर हैं। हम जो मुख्तलिफ पॉजिटिव अशारिये देख रहे हैं उसमें हम स्टॉक मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। आज भी मार्केट में खासी तेज़ी हमें दिखाई दी है। 1,05,000 की सतह आज मार्केट ने अबूर की है। और फिर इसके साथ साथ जो महंगाई की इस वक्त एक शरह है, महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें खासी हद तक कमी आई है। लेकिन अभी भी तकरीबन 4.9% की स्पीड से महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी है। और पिछले 1.5-2 साल में जिस तनासुब से कीमतें बढ़ी हैं तो उसके बाद ये परसेंटेज भी अच्छी खासी है, सिंगल डिजिट में ज़रूर है और हुकूमत इसका क्रेडिट लेती है। अभी कितना जेन्युइन क्रेडिट है इस पर भी हम बात करेंगे। फिर इंटरेस्ट रेट भी जो अभी भी डबल फिगर में मौजूद है उसके सिंगल फिगर में आने का इंतज़ार बिजनेस कम्युनिटी को है, प्राइवेट सेक्टर को है, ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और इस मौके पर वज़ीर ख़जाना बात भी प्राइवेट सेक्टर की कर रहे हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को आगे लेकर चलना है। हम तमाम जितने भी इंडिकेटर्स थे इकॉनमी के वो हम अंडर कंट्रोल लेकर आ गए हैं। तो अब प्राइवेट सेक्टर कैसे इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन चैलेंजेस जो हैं टैक्स शॉर्टफॉल की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं। पिछला महीना नवंबर का गुजरा, उसमें भी अच्छा खासा शॉर्टफॉल तकरीबन 170 अरब के करीब सामने आया है। और ये पिछले 5 महीने के शॉर्टफॉल को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये 200 अरब को भी क्रॉस कर जाता है। तो जब फिस्कल ईयर कंप्लीट होगा तो ये शॉर्टफॉल एक बड़े चैलेंज की सूरत में हमारे सामने मौजूद होगा। और फिर IMF की वो शराइत जो कि बहुत सख्त हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाना है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब चीफ पाइट के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जब ये बड़े बड़े चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, टैक्स शॉर्टफॉल हम देख रहे हैं, कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, गो कि वो 5% के हिसाब से बढ़ रही हैं, तो फिर ये इंडिकेटर्स हम पॉजिटिव किस तरह से समझें। हुकूमत की जो माशी कारकर्दगी शुजात साहब पिछले 5-6 माह में रही है, आपके नज़दीक कितनी काबिल इत्मीनान है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, आप हुकूमत की कारकर्दगी को 2 एंगल से देखें। एक आस्पेक्ट है कि जिसमें आपके पास जो मुआशी अदाद-ओ-शुमार हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मुआशी अदाद-ओ-शुमार हमारे बेहतर हो रहे हैं। बहुत डैमेज हुआ कि पिछले 2-3 साल में महंगाई डबल डिजिट में थी, तो इस वक्त 5% है। तो 5% महंगाई को बहुत बड़ी नहीं होती। इंटरेस्ट रेट को देखें तो 22% से वो तकरीबन 17.5% पे आया है। तो ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। और इसी तरीके से आप देखें, जो मैं ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख रहा था, तो रेमिटेंसेस हमारी तकरीबन 35% बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, इंपोर्ट कम हुई हैं। और स्पेशली आप देखें तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो रिड्यूस हुआ है। एक तरफ आप टैक्सेस को देखते हैं तो ठीक है, 190 बिलियन तकरीबन एक क्वार्टर में गवर्नमेंट अपने टारगेट से नीचे रही है। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि ये टैक्सेस के टारगेट बहुत एम्बिशियस रखे गए हैं। और आप देखें कि तकरीबन टैक्सेस हमारे 25% बढ़े हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आप देखें जो गवर्नमेंट ने हदफ आपने मुकर्रर किए थे और IMF के साथ कमिटमेंट थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस नहीं लगाए और वो आपको नॉन टैक्स रेवेन्यूज मिलेंगे जो तकरीबन 500% बढ़े हैं। तो देखें, एक एंगल तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हम पॉजिटिव समझ पे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, एक एंगल है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी के जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो आगे आए। प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना है, उसके पास पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगा। लेकिन आप देखें कि पॉलिटिकली शायद हम अभी भी स्टेबल नहीं हैं। पाकिस्तान बहुत क्राइसिस में गुजरा है जहाँ पे शायद एक फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर बहुत सोचेगा कि अगर उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये एक एंगल है कि जहाँ पे सर्टिनिटी मार्केट की वो अभी तक एक चैलेंज है। और उसके लिए जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ये एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं करेंगे, पॉलिसी के तसलसल को नहीं लेके चलेंगे, शायद हम कहीं ना कहीं ट्रबल में रहेंगे। तो शाह साहब, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट अपनी जगह पर एक चैलेंज है और उसको तो ज़ाहिर है किसी ना किसी तरह हल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उससे हट के भी हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या कर रही है? अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन के मामले पर हमने देखा 5-6 अच्छी और बड़ी प्राइवेट पार्टीज़ वहाँ पर बड़े ग्रुप्स मौजूद थे, 5 ग्रुप बैक ऑफ हो गए। सिर्फ एक ग्रुप के साथ जो 31 अक्टूबर वाला एक एपिसोड हुआ वो सबके सामने। उसके अलावा भी अभी प्राइवेट सेक्टर जब कर्ज लेने के लिए जाता है तो बैंकिंग सेक्टर अभी वो ADR
वाला इशू हमने देखा कि किस तरह से वो गवर्नमेंट को तो वो दे रहे हैं लोन, लैंडिंग वहाँ पर कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को वो लैंडिंग भी नहीं करना चाहते। तो ये सारे इशूज़ तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो प्राइवेट सेक्टर को नहीं सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो खुश आइंद है इकानमी के लिए कि हमने कुछ सोचना शुरू कर दिया, कुछ डिबेट हमने स्टार्ट कर दिया। डिबेट क्या है कि आप देखें, हम आप सोच रहे हैं कि हमें जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं ये एक बर्डन है, हमें इनको प्राइवेटाइज करना है। हमने 1990 में प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया और आप देखें 35 साल में हम बड़े जिसको कहते हैं क्लियर नहीं थे पॉलिसी में। हमने कुछ डिबेट स्टार्ट कर दी है कि जी हमें एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना है। अच्छा, शुजा साहब, ये एक ज़िमनी सवाल इसमें होता है, 7 साल हो गए प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री को अलग से बनाए हुए। उन 7 सालों में उस मिनिस्ट्री ने एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं की है। कामयाब या नाकाम तो अपनी जगह पर। जी जी जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, ये हमारी एक अनसक्सेस भी है कि बहुत से हमें इश्यूज आज से 35 साल पहले हाईलाइट हुए थे। जिस तरह मैंने कहा प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, आप उसको देखें। जिस तरह गवर्नमेंट की डाउन साइजिंग की बात हो रही है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज हैं, सरप्लस एम्प्लॉयज हैं, ये 2001 में चीज़ें आइडेंटिफाई हुई थी। लेकिन हम शायद बड़े सीरियस नहीं थे। उसकी वजह आप देखें कि हमने IMF के साथ जितने प्रोग्राम किए हैं वो हमने सक्सेसफुल नहीं किए। सिर्फ एक प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद भी हमें 3 साल के बाद IMF के पास जाना पड़ा। तो देखिए, अब कुछ सेंसिटाइजेशन, इस वक्त आप देखें एग्रीकल्चर प्रोविंशियल टैक्स की बात हो रही है, इस वक्त डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, इस वक्त सर्कुलर डेट की बात हो रही है। तो मैं इसको इस एंगल से देखता हूं कि ये खुशाइन बात है कि हमने अपने कोर इश्यूज पे फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 77 साल से हम वेंटिलेटर पे हैं। क्योंकि 3 साल के बाद अगर हम IMF के पास जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी इकानमी ठीक नहीं है। हम थोड़ा सा बेहतर होते थे तो हम फिर वही हरकतें स्टार्ट कर देते थे। तो अल्लाह करे कि देखिए, चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट सेक्टर रातों रात पैसा कभी भी नहीं लेके आएगा। हमें शायद बहुत से SIFC के थ्रू बिजनेस की कॉस्ट को कम करना है, बिजनेस का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको मिनिमाइज करना है, टैक्स की साइड पे बहुत सी रिफॉर्म्स लेके आनी है कि एक बंदा टैक्स देने को बर्डन ना समझे, वो उसको एक एज अ इंसेंटिव समझे और उसको लगे कि गवर्नमेंट मुझे रीपे कर रही है। तो ये कुछ डिबेट ऐसी जो मैं समझता हूँ कि IMF के साथ अभी जो हमारी कमिटमेंट है, ये जो मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं, हम शायद अब इसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है और अल्लाह करे कि हम इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए। जिस तरह मैंने आपको डिस्कोस का बताया है, तो आप देखें तकरीबन 900 अरब रुपया हम सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर, बिजली के अंदर लॉस कर रहे हैं। अगर हम इन डिस्कोस को एफिशिएंट मैनेज करेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन होगा। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, अगेन को 1200-1400 अरब रुपया हमारा एनुअली लॉस हो रहा है। तो ये 2-4 सेक्टर्स हैं जिनको हम अगर कंसिस्टेंटली, लेकिन अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगेन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ बैठें, एक चार्टर साइन करें ताकि लोग इसको पॉइंट स्कोरिंग ना करें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब एक हुकूमत में होते हैं वो कहते हैं कि हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, जब अपोजिशन कहते हैं जी प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी। तो इन चीज़ों से हमें अपनी समझ को सीधा करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये तो पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शुजा साहब हमारे नज़दीक बड़ी अहमियत होती है। हमारे मुख्तलिफ डेलीगेशंस ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए। जब तक हमारे मुल्क का एक प्राइवेट या लोकल इन्वेस्टर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे उस वक्त तक अट्रैक्ट हो सकेगा। और हमारे शायद प्राइवेट इन्वेस्टर के इशूज़ यही होते हैं कि चूँकि टैक्सेशन का निज़ाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चूँकि हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, कोई इंसेंटिव्स उनके लिए नहीं अनाउंस होते, तो उनके लिए पैसा लगाना बहुत मुश्किल है। तो इससे हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मुतासिर हो रही है। देखिए जी, मैं तो खुद कहता हूँ कि सबसे पहले बाहर का जो पैसा है उससे बेहतर है कि आप डोमेस्टिक पैसे को मोबिलाइज करें। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट सेविंग टू GDP रेशियो है वो जस्ट 12 से 13% है और पिछले 50 साल से यही नंबर चल रहा है। उसके मुकाबले में आप चाइना को देखेंगे तो 40% वो अपनी इनकम का सेव कर रहे हैं। तो वो मुल्क जो खुद सेव ही नहीं करते, जाहिर है उनको कर्ज लेना पड़ेगा या बाहर के पैसे की तरफ देखेंगे कि जी कोई आए और इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि नंबर 1 कि हमें अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिजनेस का उसको इस तरह इंसेंटिवाइज करें कि हमारा अपना डोमेस्टिक पैसा जो कि सिर्फ रियल स्टेट में जा रहा है, प्लाटू में जा रहा है, डंप हो रहा है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, वो मोबिलाइज हो। नंबर 2, बैंकों को इवन आप देखें, बैंकों का रिकॉर्ड प्रॉफिट है, 2.4 ट्रिलियन उन्होंने एक साल के अंदर कमाया है।
लेकिन आप देखें वो भी 90% बोरिंग किसको कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कर रहे हैं। अब बैंक को जब 90% एक बहुत बड़ा बारोर मिला हुआ है और वो अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो उनको क्या जरूरत है कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाए। तो शायद हमें सर्टन रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को अपने जो डेट है, इंटरनल डेट है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है कि ये बैंकों का पैसा जाहिर है जब डेफिनेटली निकलेगा तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिवाइज करेंगे और उस तरफ हमें जाना है। और डेफिनेटली फिर SIFC वगैरह ये भी फोरम है कि जहां से हम फॉरेन इन्वेस्टर को भी लेके आए, लेकिन वो फॉरेन इन्वेस्टर इस तरीके से हो कि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिव हो, ना कि वो एक लोन कल को बन जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुजात फारूक साहब चीफ रिसर्च पाइट से हमारे साथ मौजूद थे और रिफॉर्म जोर दे रहे थे। और एक सेक्टर हमारा ऐसा है पावर सेक्टर जहां पर हुकूमत ने बड़े बड़े रिफॉर्म्स की बातें की, शायद कोशिशें भी की हों उसको शुरू करने की, IPPs के साथ बातचीत भी हुई। और जो पावर सेक्टर का एक सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू था वो था लॉसेस का। बिजली के जो नुकसान हैं गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100 अरब यानी फ़ीसद के अतबार से 2% बढ़ चुके हैं। और ये उस साल में हुआ है कि जब हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इन लॉसेस को कम किया जा सके। पिछले साल जो लॉसेस 160 अरब के थे वो अब बढ़ते हुए 274 अरब पर पहुंच चुके हैं, जबकि IPPs के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और टेक और पे की जगह टेक एंड पे की बात हो रही है। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी पेमेंट्स की जाती हैं जो IPPs को, उनको कट ऑफ करने की बात की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लॉसेस पर काबू पाया जाना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उसको हमारी हुकूमत ने मुसलसल नज़रअंदाज किया। डॉक्टर शोएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर शोएब साहब, ये तो इंपॉर्टेंट साल था, अगर आपको रिफॉर्म करनी है तो सबसे पहले इस चोरी को आपको रोकना था। और ये जो लॉसेज हैं, ये इसमें 100 अरब का इजाफा, 2% का इजाफा, ये कितना बड़ा लॉस है उस साल में कि जब बिजली सस्ती होने की बातें हो रही थी, जब कैपेसिटी पेमेंट्स को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, जब मुज़ाकरात चल रहे हैं IPPs के साथ, तो उस वक्त ये लॉसेस बढ़ रहे हैं। बड़ी हैरान कुन बात है ये तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप हमेशा याद करते हैं। और मैं हमेशा वही, फिर मुझे ना दोबारा वो सियाक़ो सबाक़ से शुरू करना पड़ता है। आप उठा के अपने प्रोग्राम्स देखें, हमारे नाजरीन इतने अमी माशाल्लाह वेल अवेयर है, उन्हें पता है हर चीज़ का। डे 1 पे जब मेरा ख्याल है हमारा फर्स्ट या सेकंड प्रोग्राम था, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था ये तिफल तसलियाँ हैं, ये इसके लिए मैंने एक और वर्ड यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, स्लीपिंग पिल्स हैं, कि ये इस तरह की बन जाती हैं। और जनाब जब जिस चीज़ की थोड़ी सी हाइप क्रिएट होती है तो अब आप देखें ना, स्मोक अब थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हुई है, तो अब कोई स्मोक की बात नहीं कर रहा, अब कोई उस वक्त तक बात नहीं करेगा जब तक ये अगले साल फिर दोबारा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नहीं हो जाएगा, तब तक कोई बात नहीं करेगा। एक बड़ा ज़बरदस्त ना हमारा, मेरे चूँकि ह्यूमन सिक्योरिटी और ये मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो हम लोग एक सिक्योरिटी में ना एक चीज़ पढ़ाया करते थे कि पीस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर वॉर। क्योंकि जब वॉर हो जाती है तो फिर उस वक्त आप पीस की बात नहीं कर सकते, फिर तो गोली चल गई ना। तो जब पीस, यानी एक चीज़ जिस वक्त अब अगर सिचुएशन ख़राब नहीं थी और नॉर्मल हालात थे और उस वक्त अगर आपने उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं की, तो आगे चल के वो आपसे स्टेबल हो ही नहीं सकती। कोई ऐसा दुनिया का मैकेनिज्म नहीं है। ये सिर्फ कमेटियां बनी, ये वो हाइप क्रिएट हुई, और मेरा नहीं ख्याल कि आपके अलावा किसी ने हमारे बोल चैनल के अलावा और किसी ने इतना सीरियस प्रोग्राम हर रोज इस मौजू पे किया हो ना। यहाँ तो आपको पता ही है, यहाँ वो स्टार्स को बिठा लेते हैं और वो स्टार हर चीज के स्टार्स होते हैं। जैसे पुराने जमाने में हमारे अदाकार होते थे ना, वो डॉक्टर भी बन जाते थे, वो साइंटिस्ट भी। जी डॉक्टर साहब, रिकनेक्ट आपको करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से डॉक्टर साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। रिकनेक्ट डॉक्टर साहब होते हैं तो उनसे फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं कि आखिर किस दिन हुआ कि बिजली के लॉसेज और नुकसानात इस हद तक बढ़ गए। और उस वक्त बड़े, जब टास्क फोर्स बनी हुई है, जब IPPs के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, जब बात ये हो रही थी कि बिजली को सस्ता किया जाना था, जो लॉसेस थे उनको कम किया जाना था, लेकिन बजाय कमी के अब ये कई गुना बढ़ गए। और ये कैसे बढ़ें, अब इस पर ही डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, ये नेपरा की तरफ से मैं फिगर्स देख रहा हूँ कि 11% के लॉसेस की एक ऑफिशियल उनको इजाज़त हासिल है कि चलें, ये 11% भी ज़्यादा है, ये तो बढ़ते बढ़ते अब 18% पर पहुँच गए। मैंने ये आपको, मैं अरबाब जहांगीर, देखिए मैं जो भी बात करता हूँ ना, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक नेशनल लेवल के जो है ना वो चैनल पे जब बैठे होते हैं तो फिर आप ऐसे कोई नहीं खामखा जो है ना वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। मेरी बात हुई जब एक जिम्मेदार एहलकार जो है उन्होंने कहा भाई मुझे आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, आपको क्यों डिस्क्लोज करेंगे, आप हमें बताएं। उन्होंने कहा जी हमारा 18%, 17%, 18% तक हमारा लॉस जाता है। जो ऑफिशियल वो है वो 11 से 12% है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होती है, वो टेक्निकल चीजें हैं, वो अभी मैं अपने नाज़रीन के लिए नहीं लेकर आना चाह रहा।
चले ठीक है जी, मान लिया 11। मैंने कहा फिर आप जो ये 11 से लेकर 17 तक या 18% तक जो 7-8% का डिफरेंस है, इसका क्या करते हैं? वो कहने लगे इसको हम डाल देते हैं जी सर्कुलर डेट के अंदर, तो हम कंज्यूमर पे नहीं डालते। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जान की अमान पाए तो अब तो ये भी है ना, अब आप कहा करें साथ साथ। रबाब जहांगीर, आपको और मुझे अब खास तौर पे चैनल पे ये कहना चाहिए कि अब जो भी हम बात करें ना उसमें जान की अमान पा के बात किया करें। तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा तो जनाब वो जो आप सर्कुलर डेट में अमाउंट डालेंगे, मुझे ये बताइए वो कौन पे करेगा? क्या हमारा सर्कुलर डेट इंडिया ने पे करना है? हम ही ने पे करना है ना, कंज्यूमर नहीं पे करना है। कल आप नहीं उसी के ऊपर और लट लेके खड़े हो जाना है और यूं यूं। अब आप देख लीजिए जितनी बातें की थी, मैं अल्लाह का बस शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम हम जबान का हक अदा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि एक चीज आप गलत देख रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आप पास उठाएं। और ये आप लोगों का शुक्रिया कि आपने ये फोरम दे रखा है कि जिस पे कम से कम मैं अपना कैथारसिस ये कर लेता हूँ और आवाज अपनी बुलंद करता हूँ। कि मैंने उस वक्त भी कहा था आपके लाइन लॉसेस आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप मुझे बताइए ना रबाब जहांगीर, कहीं आपने सुना कोई कंक्रीट, यानी आज के जमाने में, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में कोई ऐसी सॉलिड एक्टिविटी आपको कहीं नजर आ रही है? किसी गली मोहल्ले में बता दें, कि कोई पायलट प्रोजेक्ट अपना बता दें कि जी ये फलां पायलट प्रोजेक्ट है, फलां सिटी को हमने सर्कल किया है और इस सिटी को सर्कल करके हम यहाँ के लाइन लॉसेस 0 पे लाना चाह रहे हैं। कोई ऐसी सॉलिड तो बात बताएं। यहाँ तो अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ लाइन लॉसेस का ही नहीं बल्कि जो रिकवरी का एक फैक्टर है वो भी आप देखें, पिछले साल ये 94% थी रिकवरी की परसेंटेज, और अमाउंट इसका 274 अरब का नुकसान हुआ था इसकी वजह से हमें। ये भी अब इस कम हो गई है, रिकवरी बढ़नी चाहिए थी, ये कम होकर 93% पे आई है और इस साल हमें 310 अरब का लॉस हुआ है। यानी लॉस भी बढ़ रहा है, रिकवरी हमारी कम हो रही है। जो इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जाने चाहिए वो वर्स होते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका रिजॉल्व नहीं है ना, आपकी तवज्जो उस तरफ है ही नहीं। यहाँ तो तवज्जो लगी हुई है उखाड़ पछाड़ की तरफ, उसको पकड़ो, उसको बंद करो, उसको ये करो, उसको वो करो। जब तक कौमें फोकस नहीं होती, मैंने एक और जुमला आपसे कहा था, मैंने कहा था हम दुनिया में क्लासिक एग्जांपल है बैड गवर्नेंस की। हमारी गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर कहीं है ही नहीं, डिलीवरी उसके अंदर कहीं है ही नहीं। मैं तो उस दिन अरबाब एक चीज पे मैं बड़ा हैरान हुआ। आप कभी कोशिश कीजिएगा कि अगर हमारे मौसूफ वजीर खजाना अगर कहीं आपके हाथ लग गया तो उनसे पूछिएगा। मैं एक सवाल करना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि जी ये जो बीच में हड़तालें हुई हैं उसमें 190 अरब रुपए योमिया नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान की मईशत इतनी स्ट्रांग है कि इसका पर डे लॉस 190 बिलियन तक चला जाता है, 190 अरब रुपए, तो अगर 190 अरब रुपए को आप 365 दिनों पे, चले 365 में से 65 दिन छुट्टियां निकाल दें क्योंकि छुट्टियों वाला मुल्क है, 300 दिन अगर 190 अरब रुपए का एक आपकी मईशत का हुजूम हो तो बाब जहांगीर हमें तो, हमारे मुल्क को तो बड़ा अमीर होना चाहिए। तो मैं ये मेरी समझ में नहीं आया, मैं तो कैलकुलेशन करके मैं परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा भी 190 अरब रुपए का हमारा योमिया नुकसान हो। सही चले, वो टीवी चैनल्स पर तो आते नहीं, सेमिनार्स और समिट्स में वो ऐसी जगह खिताब करते हैं जहां बड़े सूटेड बूटेड 50, 60, 100 लोग बैठे होते हैं। तो अब अगर ऐसी किसी इवेंट में मौका मिला तो ये सवाल जरूर उनके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब साहब, आज चूंकि वक्त की थोड़ी कमी थी तो अगले आपसे इस पर तफसीली बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम मौजू है जिस पर बात करनी है। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ हुकूमत की जानिब से आईटी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल में इस इंडस्ट्री पर रिलाई करने की बातें की जा रही हैं, इसकी एक्सपोर्ट्स को 10 अरब डॉलर से ज़्यादा और फिर इससे भी ज़्यादा आगे ले जाने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो इंटरनेट की वक्तन फ़वक्तन बंदिश की सूरत हाल है, उससे जो फिगर्स सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन का अब ये कहना है कि 1 घंटा अगर इंटरनेट की बंदिश होती है तो उससे IT इंडस्ट्री को $9,10,000 डॉलर्स का नुकसान होता है। जो VPN का इस वक्त उसकी रजिस्ट्रेशन का इशू हुआ है उससे कोई 30 लाख फ्रीलांसर जो कि बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, 100 और 200 डॉलर्स कमाने वाले हैं, वो उनके मुतासर होने का बड़ा खदशा है। तो ऐसी सूरत हाल में हम इस इंडस्ट्री को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, इसकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कितनी ख़राब सूरत हाल मज़ीद आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ अहमद साहब ई-कॉमर्स के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है ख़ासतौर पर पिछले 4-5 माह में, ये IT इंडस्ट्री के लिए ख़ासतौर पर कितनी नुकसानदेह है, इंटरनेट बंदिश से जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है, इसकी एक्सपोर्ट्स कितनी मुतासिर हो सकती हैं इससे, अगर ओवरऑल हम मैक्रो लेवल पर बात करें तो।
सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं पहले इसकी बात नहीं करता कि मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है, मईशत पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, मुल्क का जो नाम बदनाम हो रहा है दुनिया के अंदर, ये सारी बातें छोड़ के मैं पहले उस गरीब आदमी की बात करता हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ। जब कोई शहर बंद होता है तो क्या होता है, उससे बिजनेसमैन को कितना फ़र्क पड़ता है? बिजनेसमैन के घर का चूल्हा तो चलता रहता है, 2-4 दिन 5 दिन बंद रहा है, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास सेविंग्स होती हैं। इफेक्ट कौन होता है? रेडी वाला, जो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसने डेली के पैसे घर लेके जाने। यही मिसाल यहाँ पे फिट होती है। जब इंटरनेट जाता है तो मेनली इफेक्ट होता है वो फ्रीलांसर जिसकी आपने बात की है अपने इंट्रो के अंदर के, जो $100-200 कमाता है। जो हमारे जैसे फ्रीलांसर्स हैं ना, हमारे जैसे जो और भी कंपनीज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं, लेकिन उनको इतना अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे क्लाइंट समझ सकते हैं, पुराने क्लाइंट हैं, हम उन्हें कह देते हैं जी इस दफ़ा काम 5 दिन में नहीं, आपको 10 दिन में मिलेगा। आप उस बंदे का सोचें जो डेली फाइवर अपवर्क पे आके बैठता है, डेली की बिडिंग करता है, डेली क्लाइंट के साथ बात करता है, उसे एक लोगो डिज़ाइन मिलता है $5, महीने का $150 वो बनाता है, या $10 का वो काम करता है, महीने का $300 कमाता है। वो है दिहाड़ीदार मजदूर। उसको जब उस दिन इंटरनेट नहीं चलेगा ना, तो उस दिन को उसने पैसे नहीं कमाए। उस बंदे के बारे में आप सोचें जिसने डेली का अपना किचन इस तरह चलाना कि यार आज मैंने $10 कमाने हैं, और इस तरह के सैकड़ों लोग हैं, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, इस तरह के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग हैं पाकिस्तान में जो बेसिक स्किल सीख के, बुनियादी स्किल सीख के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, SEO की छोटी छोटी स्किल सीख के बैठे हुए हैं कि चलें रोज़ाना के $10-15-20 कमाएंगे, शाम को घर के वालों की दवाई भी लाएंगे, किचन का सामान भी लाएंगे, बाइक में फ्यूल भी डालेंगे। उनके बारे में आप सोचें कि उनका किचन कितना मुश्किल हो रहा है। अब ये जो इंटरनेट बंद हो जाता है, इससे जो आपने इंट्रो में भी बात की $9,10,000, और ये एक रफ़ आइडिया बताया जा रहा है, इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो छोटे फ्रीलांसर हैं उनका तो किसी के पास डाटा ही नहीं है। सियालकोट के किसी गांव में कितने फ्रीलांसर बैठे हैं, ये तो किसी के पास डाटा नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा अमाउंट बनती है। अब मसला ये है, इसकी एक सादा सी मिसाल ये है कि लाहौर से एक बस कराची जाती है, दरमियान में बड़े बड़े शहरों में बस रुकती है, एक ऐसी जगह पे बस रुकती है जहाँ पे जुए का अड्डा है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, वो कहते हैं जी बस ही बंद कर दो। ओ भाई, लाहौर से कराची तक 500 मुसाफिर ठीक जाते हैं, 2 जुए के अड्डे पे उतरते हैं, उन 2 के चक्कर में 498 भी बंद हो जाते हैं, वो अब कैसे अपना सफ़र करें? तो हम हमेशा से ये कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें, बजाय इसके कि आप शहर बंद कर दें, आप बसेस बंद कर दें, आप इंटरनेट बंद कर दें। तो कोई भी चीज़ बंद करना सलूशन नहीं है। जहाँ तक VPN की बात है, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, सबको पता है ऑलरेडी VPN बंद होगा, अगर बंद होगा, अभी तो खैर फिलहाल उस पर रुक गया क्योंकि इनके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। कानूनी तौर पे वो कह रहे हैं ये तो एक रास्ता है, जैसे मैंने बस की एग्जांपल दी। अब जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ की बात करें, लेकिन चलें VPN बंद कर देते हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, सबको पता है VPS है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो अगर बंद भी होगा तो जो सर्वर है VPS उसके थ्रू काम कर लेंगे। अच्छा, VPS ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा बेहतर है काम करने वालों के लिए। उसकी वजह यह है कि VPN अगर आपकी अचानक लाइट गई है या वाईफाई गया, आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तो जैसे ही वो लाइट आएगी पहले आपका वाईफाई चलेगा, उसके बाद VPN कनेक्ट होगा। तो VPN पे कहने की प्रॉब्लम भी हो जाती थी कि फाइवर है या अपवर्क है या अमेज़न है, कोई भी, वो कहते हैं यार बड़ी हैरत की बात है, ये बंदा अभी 5 मिनट पहले न्यूयॉर्क में बैठा था। अब बिज़नेस कोई इंसेंटिवाइज करने और नए आइडियाज़ और जो नए बिजनेसमैन हैं उनको वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो सपोर्ट हमारी IT इंडस्ट्री को चाहिए हाफिज़ साहब, उसके लिए ऐलानात बहुत सारे होते हैं हुकूमती सतह पर भी, लेकिन जब ये इंटरनेट की बंदिश और स्लो इंटरनेट और इस तरह किसी भी एहतजाज की वजह से अगर पूरे मुल्क में ये सर्विस स्लो कर दी जाए तो फिर इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। जिस इंडस्ट्री पर हम एज गेम चेंजर रिलाई कर रहे हैं उसको तो हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए। अब इस पे मैं वो बात करता हूँ जो पहले मैंने कहा कि मैंने आम आदमी की बात की, अब हम बात करते हैं मुल्की सतह पे। फाइवर ने पिछले दिनों जब इंटरनेट की बंदिश हुई थी तो जो सबसे बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन चला दिया था कि पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला है और ये जो फ्रीलांसर है इसको काम देने में ध्यान करें, आपको आपका काम टाइम पे नहीं मिलेगा। इमेज ख़राब हुआ। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बंदा, अगर किसी को हम कन्विंस कर भी देते हैं कि भाई आए पाकिस्तानियों के साथ काम करें, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गया है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हैं। उसकी वजह से जो एक हवा है ना ओवरऑल वो ख़राब हो रही है। लोग पाकिस्तान से काम करने से घबरा रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ काम करने से घबरा रहे हैं। लोग कहते हैं इंडिया वालों के साथ काम कर लेते हैं। पाकिस्तान से क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पर लेबर चीप है। फ़िलिपीन में, बांग्लादेश में, इंडिया में, हमारे इस खित्ते में चीप लेबर की वजह से बाहर के लोग हमारे साथ काम करते हैं। वो कोई पाकिस्तान पे या किसी मुल्क पे कोई एहसान करने के लिए नहीं करते, उनका अपना फ़ायदा। उनका जो $1000 का काम अमेरिका में होना वो यहाँ पे $200 में हो जाता है, तो वो अपनी बचत के लिए करते हैं। लेकिन उनके पास बचत के लिए और मुल्क भी मौजूद हैं। हम अगर किसी को कन्विंस करते हैं, किसी इदारे को कन्विंस करते हैं कि आप अपनी जो लेबर फोर्स है जो IT वगैरह की, ई-कॉमर्स की, उसके लिए आप बैक ऑफिस पाकिस्तान में बनाए, वो कहते हैं ठीक है बना लेते हैं। बहुत से लोगों ने बनाए, बहुत से लोगों को हम
लेके आए जिन्होंने पाकिस्तान में अपने बैक ऑफिस बनाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई हम अपना काम तो नहीं रोक सकते, अपने क्लाइंट को तो काम देना है। उसकी वजह से ये लोग बाहर मूव हो गए। मुल्क को क्या नुकसान हुआ? एक तो इमेज ख़राब हुआ, दूसरा जब इमेज ख़राब होगा तो आपके मुल्क में डॉलर्स नहीं आएंगे जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री लेके आ रही है। जब बच्चों को काम नहीं मिलेगा, जब यहाँ से इंडस्ट्री आउट हो जाएगी, दुबई चले जाएगी। दुबई तो बहुत आसान है मूव होना, दुबई तो बहुत ही सहूलियात दे रहा है कि जी ठीक है ना, हमारे मुल्क में आए, कोई टैक्स नहीं, आए यहाँ पे काम करें। अब मुझे बताएं कि जब जो डॉलर आपके मुल्क में नए तो आप छोड़ दें, जो आएंगे, जो आ रहे हैं उसी पे आपने ब्रेक लगा दिया, वो भी कम हो गए हैं और लोग बाहर मूव होना शुरू हो चुके हैं। पहले भी फ्रीलांसर क्या करता था कि अपने पैसे ज़्यादा बाहर रखता है, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल का मसला, अच्छा अब हम उस मसले पे बात ही नहीं हम करते, हमने वो बात ही करना छोड़ दिया। पहले हम कहते थे कि हमें पेपाल ला दें ताकि हम मजीद डॉलर्स ला सके। पेपाल एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके थ्रू बाहर जो क्लाइंट है वो सिक्योर फील करता है कि उसके थ्रू पेमेंट करें। हम उस पर जंग लड़ रहे थे। अब हम कहते हैं भाई हमें पेपाल बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंटरनेट दे दें, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। तो जो बुनियादी सहूलतें हैं, एक तो इंटरनेट, आपको भी पता होगा इंटरनेट जब ठीक भी चल रहा हो तो तब भी कितना ठीक चल रहा होता है, जब ख़राब है इसको तो छोड़ दें। जब ठीक चल रहा होता है तो कितनी दफ़ा होता है सिग्नल उड़ जाते हैं, वाईफाई अचानक बंद हो गया, क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है, अचानक मीटिंग कैंसिल करना पड़ी क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। जब इंटरनेट ठीक होता है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत से आपके पाकिस्तान में बड़े शहरों में, अभी जब हम ये लाइव प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं तो आज भी कल भी हमारे जो गेस्ट स्काइप पे या जूम पर हमें ज्वाइन किए होते हैं उनके कनेक्शन अचानक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आज भी ये वाक़या हुआ, कल भी ये वाक़या हुआ। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स हैं, अगर ये हमारी आईटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और हमारे थिंक टैंक्स जो डिसीजन मेकर्स हैं, कि साथ बैठकर कोई ऐसी मरबूत कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना सकते जो लॉन्ग टर्म भी हो, जिससे डिसकनेक्टिविटी भी ख़त्म हो जाए, ये जो एक अनरेस्ट पैदा हुआ है इस फील्ड में, ये भी, इसका भी खात्मा हो जाए? देखिए, इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि जिन्होंने पॉलिसी बनानी है उनका इंटरेस्ट नहीं है ना इसके अंदर, उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उनके पास बहुत पैसा है, उनकी नस्लें भी खाएंगी, ना उनकी नस्लों को कमाने की ज़रूरत है, ना उनके बड़ों ने कभी कमाए, उनके पास तो मुफ्त का माल आ रहा है। तो जिन्होंने मेहनत करके कमाने, मसला तो उनका है ना। तो जब पॉलिसी मेकर्स, अगर कोई मेहनत करने वाले बंदे जिनके बड़ों ने भी पैसा कमाया हो, जिनकी नस्लों ने भी कभी पैसा कमाना हो, अगर वो लोग पॉलिसी बनाएंगे तो वो पॉलिसी बना सकेंगे ना। जिनके पास जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जिन्होंने क़यामत तक जिनकी नस्लों ने खाना है, सिर्फ उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बात मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इन लोगों को समझ में आएगी। मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, ओवरऑल मैशत देखें, ओवरऑल लोगों के हालात देखें, तो ये सब हमें ठीक करना पड़ेगा। इंटरनेट की, मैं लाहौर, कराची, बड़े शहरों के मसाइल तो आप छोड़ दें चलें, यानी यहाँ पर भी हो रहे हैं। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाए, वहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं, आपके पास 2G इंटरनेट आता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो हमारी टूरिज्म की है वो इफेक्ट हो रही है। टूरिज्म बहुत ज़बरदस्त हो सकता है पाकिस्तान के अंदर अगर नारायण का खान सवात में इंटरनेट आपको कंप्लीट मिले। यहाँ से बच्चे अपना लैपटॉप उठाएं, जाएं, 10 दिन 15 दिन वहाँ पे गुजारें, आराम से वहाँ पे वो इंटरनेट इस्तेमाल करें, अपने क्लाइंट को काम करके दें। अब बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं सैर करने, यूरोप जाते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, वहाँ पे काम भी क्योंकि साथ करना है ना, तो काम करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के बगैर कोई गुजारा नहीं। सही। तो हाफिज़ भाई, जो तसव्वुराती टारगेट्स फिर हमारी हुकूमत सेट करती है कि हम 3 अरब डॉलर से अचानक 10 अरब डॉलर पर पहुंच जाएंगे, इससे भी आगे जाएंगे हम, बराबर में इंडिया को 200 अरब डॉलर की आईटी इंडस्ट्री बनते हुए हमने अपनी आंखों से पिछले चंद सालों में देखा। हम अभी तक 3 अरब डॉलर पर फंसे हुए हैं। ये 10 अरब डॉलर तक पहुँचने के लिए इतनी मुश्किलात आ रही हैं, तो उससे आगे का तो आप छोड़ ही दें, फिर आने वाले चंद सालों में तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसा है सर। देखें, हमसाया मुल्क की आपने बात की, वहाँ पे भी मसाइल होते हैं, वहाँ पे भी एहतजाज होते होंगे, हर तरह के मसाइल होते हैं। लेकिन आपने कभी खबर सुनी कि वहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो गया? मैंने तो ऐसी खबर कभी नहीं सुनी। ये मसाइल सिर्फ, और फिर हमें, अच्छा एक तो ये है कि मसला होता है, ऊपर से ये पता नहीं क्यों अवाम को बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें कहते हैं वो शार्क मछली आई थी, वो कट लगा के चलेगी। एक तो शार्क भी इतनी पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि मैंने सिर्फ 1000 तार में से सिर्फ पाकिस्तानी तार को जाके काटना है। यानी समंदर में पूरी दुनिया कनेक्ट हो रही है ना, समंदर में जो ज़ेरे समंदर जो तारे हैं, जो इंटरनेट का सिस्टम है, वो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन सिवाय पाकिस्तान के कभी नहीं सुना, कभी कभार होता होगा, लेकिन पाकिस्तान में हर 2 महीने बाद एक शार्क आती है, पाकिस्तान की तार को छेड़ के चली जाती है। तो मेरा ख्याल है हमें शार्क के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे कि भाई आप मेहरबानी करें, किसी और मुल्क की तारें भी छेड़ें, इंडिया की तारें भी छेड़ें, फिलीपीन की भी, बांग्लादेश की भी, कभी दुबई की भी। दुबई में पता नहीं शार्क को डर लगता है कि जी दुबई में पंगा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो समंदर में रहने वाली मछली भी दुबई से डरती है, उनकी तार को कभी नहीं छेड़ती। इधर आए दिन जिस तरह आवाम को जिसका दिल करता है कुचल के चला जाता है, इस तरह शार्क भी जब मर्जी आती है और इंटरनेट हिला के चली जाती है। तो लम्हा फिक्रिया सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ अहमद साहब, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपके साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।